हरिओम सर्वेभ्यः। आज का विषय इतिहास से संबंधित है। चूँकि कंपटीशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को इतिहास का अध्ययन करना महत्वपूर्ण माना जाता है। मैं स्वयं भी समय मिलने पे कभी-कभार इतिहास का अध्ययन करता रहता हूँ। इसी अध्ययन के क्रम में ही कक्षा 11 की ओल्ड एनसीईआरटी आती थी, जिसका प्रकाशन वर्ष संभवतः 2005 से पूर्व का ही है। आर.एस. शर्मा द्वारा लिखित है और उस पुस्तक का शीर्षक है प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें 2 अध्याय आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक कालीन सभ्यता। इसी के अध्ययन में ही मैंने इसमें एक थ्योरी पढ़ा था जिसका नाम है आर्यन इन्वेजन थ्योरी, आर्य आक्रमण सिद्धांत। अब आर्य कौन थे? यह पुस्तक कहती है कि जो लोग संस्कृत को जानते थे, जो लोग पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे, जिन्होंने वेदों की रचना की, हालांकि वेद तो अपौरुषेय हैं, परंतु फिर भी मान लेते हैं जिन्होंने वेदों की रचना की, पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, ये लोग भारत के मूल निवासी नहीं थे। ये लोग सेंट्रल एशिया और यूरोप से आए थे और उस समय भारत में रह रहे हड़प्पा काल के लोगों को, सिंधु घाटी सभ्यता कालीन लोगों को मार करके भारत में आकर के अपनी बस्ती बसाई। शॉर्ट में यह थ्योरी आर्यन इन्वेजन थ्योरी यह कहना चाहती है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो पूर्वज थे, वे लोग भारत के मूल निवासी नहीं थे। वे लोग यूरोप और सेंट्रल एशिया से आए थे और भारत में रह रहे उस समय के लोगों को मार करके अपनी बस्ती को इन्होंने बसाया, अपना प्रभुत्व स्थापित किया। यही है आर्य आक्रमण सिद्धांत। और इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को गढ़ने का कार्य, इसको बनाने का कार्य किया औपनिवेशिक काल में रह रहे मैक्स मूलर और मैकाले जैसे लोगों ने। और इन्हीं लोगों ने इतिहास लेखन कार्य उस औपनिवेशिक काल में किया था और वही चीज आज भी चली आ रही है। मैक्स मूलर और इन लोगों ने देखा कि जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चलने लगा तो इन लोगों ने देखा कि भारत की जो प्राचीन सभ्यता है वो बहुत ही उन्नत है अन्य देशों की तुलना में। अन्य देशों में जो भी सभ्यताएं मिली हैं उनसे उन्नत भारत की हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यताएं हैं। तो अब भला हम लोग हिंदुस्तानियों पर अपना प्रभाव कैसे स्थापित करेंगे, इन्हें अपना गुलाम कैसे बनाए रखेंगे। इसलिए इन्होंने इस आर्यन इन्वेजन थ्योरी को दिया और कहा कि यही आर्य लोग हैं जो लोग पढ़े लिखे थे और संस्कृत भाषा को ये लोग भारत में लेकर के आए। और इससे पहले भारत के जो लोग थे वे लोग अनपढ़ और गंवार थे। आर्यों के आने के बाद ही भारत में विकास शुरू हुआ। यही बात मैक्स मूलर ने इतिहास में डाल दी और आज भी वामपंथी विचारधारा से ग्रसित और तुच्छ बुद्धि वाले इतिहासकार इस सिद्धांत को सही मानते हैं। परंतु ऐसे कई इतिहासकार भी हैं जो लोग ठोस प्रमाण के साथ इस आर्यन इन्वेजन थ्योरी को गलत सिद्ध करते हैं और उसी प्रमाण को आज मैं प्रस्तुत करूंगा कि कौन कौन से प्रमाण हैं जो कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी को गलत सिद्ध करते हैं। पहला प्रमाण जेनेटिक्स से लेकर के है। आगे बढ़ें इससे पहले हमें कुछ मुख्य बात को जानना आवश्यक है। जैसे हमारी मदर में माइटोकॉन्ड्रिया में एक डीएनए पाया जाता है जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, शॉर्ट में एमटीडीएनए कहते हैं। यह एमटीडीएनए मदर से केवल और केवल उसके संतान में अर्थात सन में जाता है, फादर से उसके सन में नहीं जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए उपस्थित होता है वह केवल मदर से सन में आता है। अब आगे बढ़ते हैं। राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में स्थित है, वहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने जब उत्खनन किया तो वहां से टीला क्रमांक 7 से महिला का कंकाल मिला और कान की एक हड्डी होती है जिसे पेट्रस बोन कहते हैं, सबसे ठोस होती है और वहां पर जो एमटीडीएनए होता है सुरक्षित अवस्था में मिल जाता है। और जेनेटिक्स के वहां पे डॉक्टर उपस्थित थे जिनका नाम था डॉक्टर नीरज राय, पुरातात्विद थे प्रोफेसर सिंधे। इन लोगों ने जब उस कंकाल से एमटीडीएनए को निकाला और भारत के वर्तमान समय के लोगों का जो एमटीडीएनए था उसको निकाला
तो राखी गढ़ी से प्राप्त mtDNA और वर्तमान समय में भारत के लोगों में जो mtDNA उपस्थित है, दोनों का अध्ययन करने पर, दोनों की तुलना करने पर यह पता चला कि यह दोनों mtDNA समान है। अर्थात मदर से जो mtDNA उसकी संतान में गया, फिर उसकी संतान में गया, उसकी संतान में गया, इसी तरह करते करते आगे जब क्रम चलता गया तो वह mtDNA समान होना चाहिए, क्योंकि वह आ तो एक ही मदर से रहा है। तो 2019 में जब इस पे शोध किया गया तो यह पता चला राखी गढ़ी का जो mtDNA है और वर्तमान समय में जो हम लोगों का, आप लोग का और वैज्ञानिकों ने जिस व्यक्ति का भी mtDNA लिया होगा, दोनों की जब तुलना की गई तो इससे यह पता चला कि दोनों mtDNA समान हैं। अर्थात भारत में निवास कर रहे जो वर्तमान समय के लोग हैं वे एक ही मातृवंश की रेखा में आते हैं, अर्थात उनका जो मैटरनल लाइन है एक ही है। अगर आर्यन इन्वेजन थ्योरी सही होती, आर्य लोग भारत से आक्रमण किए होते, भारत में आए होते, तो फिर यूरोप के लोगों का डीएनए राखी गढ़ी में जो कंकाल मिला था महिला का, उसके mtDNA से मेल खाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं था। यूरोप के व्यक्ति का जो डीएनए लिया गया था और राखी गढ़ी से जो डीएनए मिला, वे दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थे। जबकि भारत में वर्तमान समय में जो लोग रह रहे हैं उनका mtDNA लिया गया और राखी गढ़ी का mtDNA लिया गया। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन जब किया गया तो पता चला कि यह mtDNA राखी गढ़ी का भारत के लोगों से ज्यादा समानता प्रदर्शित कर रहा है। और यही वह तथ्य है जो इस बात की पुष्टि करता है कि भारत के लोगों की जो मातृवंश रेखा है वह एक ही है। अर्थात हम जो आर्य लोग थे वे लोग भारत के ही मूल निवासी थे, ये लोग यूरोप से नहीं आए थे। यह जेनेटिक्स को लेकर के प्रथम प्रमाण हुआ। दूसरा प्रमाण यह है कि अगर आर्य लोग यूरोप और सेंट्रल एशिया से आए, भारत में आए और संस्कृत भाषा का प्रसार भारत में किया, तो जिस प्रकार से आज संस्कृत का व्यापक स्तर पर भारत में प्रयोग होता है, वैसा ही संस्कृत का प्रयोग यूरोप और फिर सेंट्रल एशिया में क्यों नहीं हो रहा। भाई अगर संस्कृत बोलने वाले लोग वहां यूरोप और सेंट्रल एशिया से आए हैं तो यूरोप और सेंट्रल एशिया में भाई बोलना चाहिए संस्कृत आज के समय पे, लेकिन वैसा संस्कृत का व्यापक स्तर यूरोप और वहां पे नहीं दिखा, वह भारत में ही दिख रहा है। यह भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी गलत है। तीसरा प्रमाण यह है कि ऋग्वेद और अन्य वेदों में जो सरस्वती नदी की व्याख्या मिलती है वो बहुत ही जीवंत लगती है अध्ययन करने पे। ऋग्वेद आदि में बताया गया है कि जो सरस्वती नदी बहती थी वह पहाड़ों को चीर करके और विशालतम स्थान को घेरते हुए बहती थी। लेकिन अब डाउट यहाँ पे आता है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी के अनुसार आर्य लोग भारत में आए थे 3500 साल पहले और सरस्वती नदी 4000 साल पहले बहती थी, उसके बाद सूख गई। तो आर्य लोग जो भारत में आए और इन्होंने अगर वेदों की रचना की तो ये लोग सूखी नदी को देखकर इतना जीवंत उदाहरण वेदों में कैसे प्रस्तुत कर दिया कि सिंधु नदी इतनी विशाल थी और इस प्रकार से यह बहती थी। वह नदी तो सूख चुकी थी तब तक जब तक आर्य लोग भारत में आए थे। इससे भी इस बात की पुष्टि होती है कि आर्य लोग जिन्होंने वेदों की रचना की वे लोग भारत के ही मूल निवासी थे, वे लोग यूरोप और सेंट्रल एशिया से नहीं आए। ये 3 प्रमाण जो मैंने प्रस्तुत किए, इसके अलावा जेनेटिक्स में ही अन्य कई प्रमाण मौजूद हैं जो कि एक बहुत ही सॉलिड प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि आर्य लोग बाहर से नहीं आए थे। इसलिए हाल फिलहाल में आने वाले वर्षों में यह आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो है, आर्य आक्रमण सिद्धांत, यह हट जाएगा, पूरी तरह से हट जाएगा, क्योंकि इसके संदर्भ में बहुत से प्रमाण और मिले हैं। लेकिन फिर भी अभी हाल फिलहाल में अन्य कंपटीशन परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, लेकिन आर्यन इन्वेजन थ्योरी अब ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है और यह जल्द ही एनसीईआरटी और अन्य पाठ्यक्रमों से हटा दी जाएंगी। और आर्य भारत के मूल निवासी हैं, इस बात को एनसीईआरटी की कई पुस्तकों में अब तो आ भी रहा है प्रिंट होकर के।
इसलिए अब यह थ्योरी पूर्णतः गलत सिद्ध हो चुकी है। हरि ओम सर्वेभ्यः।